स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राडिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। एज यू ऑल नो कि प्राडिस एजुकेशन आप सभी के लिए लाया है सीबीएसई बोर्ड सीरीज, जो कि आपकी 10th और 12th बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। सो लेट्स सी कि आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एज यू ऑल नो कि हमने हमारा जो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल वाला चैप्टर था वो स्टार्ट किया था और उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट देख लिए थे। ठीक है, जनरल एंट्रीज देख ली थी, जनरल एंट्रीज प्रीमियम की देख ली थी, इसके बाद हमने प्रो राटा अलॉटमेंट भी देख लिया है, अंडर सब्सक्रिप्शन देख लिया है और हमने इसके बाद 4 फीचर ऑफ शेयर्स भी देख लिया है। ठीक है, अब आज की जो क्लास होने वाली है दैट विल बी और पार्ट 5th, और आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा एक टॉपिक सीखने वाले हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज री इशू ऑफ शेयर्स। यस, आज की क्लास में हम री इशू ऑफ शेयर्स देखेंगे। शेयर्स फोरफीट तो हो गए, अब जो फोरफीटेड शेयर्स हैं क्या वो ऐसे ही आइडल कंपनी के पास रखे रहेंगे? कंपनी उन फोरफीटेड शेयर्स का क्या करेगी? तो कंपनी उन फोरफीटेड शेयर्स को क्या कर देगी? री इशू कर देगी। तो कंपनी जब री इशू करती है तो री इशू के समय क्या जनरल एंट्रीज जाती है, वो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। ठीक है, चलो सो देखते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप प्राडिस एजुकेशन का पेड सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो ये आपको अवेलेबल है 9,999 में फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 10 एंड एक्चुअल सब्सक्रिप्शन प्राइस इज 30,000 एंड सेम गोज विद क्लास 11th एंड 12th ऑल्सो। क्लास 11th एंड 12th का भी जो ईयरली सब्सक्रिप्शन प्राइस होता है वो 30,000 का होता है, बट ये आपको मिल जाएगा अभी 9,999 में अगर आप इस कूपन कोड का यूज करते हैं तो। एंड इफ यू परचेज आवर पेड सब्सक्रिप्शन देन वी ऑफर यू क्लासरूम वीडियोस, 3D वीडियोस, लेक्चर वीडियोस, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस, रिसेंट लाइव लेक्चर्स, हर तरीके की वीडियो थ्रू 2D 3D सारा कुछ आपको हमारी ई लर्निंग ऐप पर मिल जाएगा। इसी के साथ कंटेंट, फ्री सोल्यूशन, प्रैक्टिस टेस्ट, वर्कशीट, डाउट सेशन, दीज ऑल आर द थिंग्स दैट वी ऑफर टू आवर पेड सब्सक्राइबर्स। ऑलराइट, सो चलो देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। सो आवर टुडेज टॉपिक इज री इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, हम जो शेयर्स फोरफीट हो चुके थे उनका री इशू कैसे करेंगे, ठीक है, वो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। तो चलो, री इशू का मतलब क्या होता है पहले ये चीज समझ लो। पहले तो आपको इसका नाम से समझ में आ रहा होगा, इशू मतलब तो हम लोग समझ चुके हैं कि जब शेयर्स को इशू करते हैं तो वो क्या होता है, और री मतलब दोबारा से। री का मतलब क्या होता है? दोबारा से, अगेन। ठीक है, दोबारा से जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो दैट इज व्हाट, री इशू। अब री इशू किन शेयर्स को किया जाता है? तो देखो क्या होता है कि कंपनी सिंपली एक शेयर्स इशू कर रही है। ठीक है, कुछ शेयर्स कंपनी ने इशू किए, शेयर होल्डर्स ने सब्सक्रिप्शन लिया, शेयर होल्डर्स ने शेयर्स में सब्सक्राइब किया। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? शेयर होल्डर्स कर देते हैं कॉल सिनेरियर। ठीक है, जिसके कारण नुकसान किसको होता है? कंपनी को होता है। कंपनी के पास क्या पावर है? कंपनी क्या कर सकती है? शेयर होल्डर को बार बार कॉल करने पे, रिमाइंडर दिलाने पर भी जो शेयर होल्डर्स हैं वो आपको जो है मनी नहीं दे रहे हैं, वो आपको टाइमली मनी सबमिट नहीं कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट नहीं सबमिट कर रहे हैं, तो कंपनी क्या करती है? कंपनी उनके शेयर फोरफीट कर देती है, कैंसिल कर देती है, मतलब उनकी शेयर होल्डरशिप कैंसिल हो जाती है और उनके थ्रू जो सबमिटेड अमाउंट होता है वो कंपनी लौटाती नहीं है और ना ही उनको डिविडेंड मिलता है, और इससे लॉस जो होता है शेयर होल्डर को होता है, क्योंकि शेयर होल्डर की गलती होती है। शेयर होल्डर को बार बार रिमाइंडर देने के बाद भी शेयर होल्डर्स जो है कंपनी को पैसा नहीं दे रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें नुकसान किसका? इसमें नुकसान आपके शेयर होल्डर्स का होता है। ठीक है, अब कंपनी के पास जो कंपनी को शेयर्स तो जो थे टोटल इशू करने थे, कंपनी के हो भी गए थे, लेकिन उसमें से कुछ शेयर्स कंपनी को फोरफीट करने पड़े क्योंकि गलत शेयर होल्डर्स को कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए थे। अब जो फोरफीटेड शेयर्स है अल्टीमेटली कंपनी को तो हो गया नुकसान, क्योंकि कंपनी ने जहां 50,000 शेयर्स इशू किए थे जिसमें से कंपनी को 4,000 शेयर्स या 5,000 शेयर्स क्या करने पड़े? फोरफीट करने पड़े। तो ये फोरफीटेड जो शेयर्स है इनका अमाउंट तो कंपनी को नुकसान हो गया, कंपनी को मिला नहीं, तो कंपनी क्या करती है? कंपनी इन शेयर्स का री इशू भी कर सकती है। यस, कंपनी यही करेगी, दूसरे किसी शेयर होल्डर को कंपनी इन शेयर्स को इशू कर देगी। तो दैट इज द केस ऑफ री इशू ऑफ शेयर्स। अब री इशू में कुछ चीजें होती हैं। री इशू में सबसे बड़ी बात है कि कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि एरियर का मेन रीजन इंस्टॉलमेंट ही होता है। अगर लमसम में कंपनी मनी कॉल कर लेती शेयर होल्डर से तो फिर फोरफीचर की या कॉल इन एरियर की नौबत नहीं आती, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में कंपनी ने मनी कॉल किया था शेयर होल्डर से, जिसके कारण क्या हो गया था?
एरियर हो गया था। अब उस एरियर के कारण ही फोरफीट होना करना पड़ा और उस फोरफीचर के कारण ही री इशू कर रहा है। तो री इशू के समय कंपनी कभी भी इंस्टॉलमेंट में शेयर्स अलॉट नहीं करती, लमसम अमाउंट में ही कंपनी शेयर री इशू करती है। ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ री इशू। तो देखो क्या लिखा है, री इशू ऑफ फोरफीटेड शेयर इज नॉट अ इशू ऑफ शेयर बट सेलिंग द शेयर्स दैट वर इशूड अर्लियर एंड वर कैंसिल्ड बाय द कंपनी। ठीक है, फोरफीटेड जो री इशू है, री इशू फ्रेश शेयर का केस नहीं है, ये वो शेयर्स हैं जो कंपनी फोरफीट कर चुकी है, जो शेयर्स कंपनी ने ऑलरेडी इशू कर दिए थे मार्केट में, लेकिन एरियर्स के कारण जिनको कंपनी क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है और इनको री इशू कर रही है कंपनी। ठीक है, These shares may be reissued sold by the company on terms it may be decide. Thus forfeited share may be reissued by the company at par, at premium or at discount. मतलब जो forfeited shares होते हैं उसको कंपनी तीनों कंडीशंस पे इशू कर सकती है। हो सकता है कि कंपनी ने, केस क्या है, हो सकता है कंपनी ने 5000 शेयर्स ₹10 के फोरफीट किए हों। ठीक है, ये क्या हो गए, ये फोरफीट हो गए, ये फोरफीटेड शेयर्स हैं। अब कंपनी इनको अगर री इशू करेगी तो कंपनी इज हैविंग ऑप्शन कि कंपनी इसको पार मतलब ₹10 पे भी कर सकती है इक्वल टू फेस वैल्यू। कंपनी इसको प्रीमियम, कंपनी का मन है कि कंपनी इसको ₹12 पे कर सकती है, तो ये क्या केस हो जाएगा, ये प्रीमियम का केस हो जाएगा। और कंपनी का अगर मन है तो कंपनी इसको ₹8 में भी इशू कर सकती है, दैट इज व्हाट, डिस्काउंट। ठीक है, कंपनी के पास तीनों ऑप्शन है, इशू डिस्काउंट पे नहीं होता, री इशू डिस्काउंट पे हो सकता है। एक डिफरेंस यहाँ ये समझने वाली बात है। ठीक है, इशू मेन जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो डिस्काउंट पर नहीं होता है, वो सिर्फ पार और प्रीमियम पे होता है, एंड दैट इज व्हाई दैट इज ड्यू टू द गाइडलाइंस इशूड बाय सेबी। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस इशू की है जिसके कारण कंपनी कभी भी शेयर्स जो है फर्स्ट टाइम फ्रेश शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं करेगी। ठीक है, फ्रेश शेयर्स कंपनी कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं करेगी, लेकिन री इशू कंपनी कर सकती है डिस्काउंट पे। ठीक है, कंपनी री इशू डिस्काउंट पे कर सकती है, ये बात समझने की है। ठीक है, और कंपनी कभी भी फोरफीटेड शेयर्स इंस्टॉलमेंट में नहीं कॉल करती, मतलब फोरफीटेड के जो री इशूड शेयर्स होते हैं, री इशू कंपनी कभी भी डिस्काउंट पे डिस्काउंट पे कर सकती है, बट कभी भी कंपनी इंस्टॉलमेंट पे कॉल नहीं करेगी। दूसरी समझने वाली बात ये है। ठीक है, दो डिफरेंस है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, जनरल एंट्रीज देख लो। अगर शेयर्स री इशू करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, सिंपल जनरल एंट्री जाएगी, एक ही बार में आएगा, विद द अमाउंट रिसीव्ड ऑन री इशू विद द अमाउंट क्रेडिटेड एज द पेड अप कैपिटल। ठीक है, और इसके बाद इन केस द फोरफीटेड शेयर्स इज री इशूड एट डिस्काउंट, तो देखो अगर मतलब पार पे की गई है ये, ठीक है, पार पे की गई है तो जनरल एंट्री ये जाएगी। अगर डिस्काउंट पे की गई है तो बैंक अकाउंट डेबिट। देखो शेयर फोरफीटेड में जो शेयर कैपिटल हो उसमें फेस वैल्यू का अमाउंट ही जाता है। क्या जाता है, फेस वैल्यू का अमाउंट। सपोज कंपनी ने ₹5000 है, 5000 शेयर्स हैं, कंपनी ने उसको किस पे इशू किया है, ₹8 पे इशू किया है। हाँ, कंपनी ने क्या किया है, 5000 शेयर्स हैं और कंपनी ने ये 5000 शेयर्स किस पे इशू किए हैं, 8 पे इशू किया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 5000 इंटू 8। ठीक है, 5000 इंटू 8, 5000 इंटू 8 दैट इज 40,000। ठीक है, और कंपनी इस पे 10 ही रखेगी। ठीक है, जो उसकी फेस वैल्यू मैंने आपको बताया था, शेयर कैपिटल पे हमेशा जो अमाउंट जाना चाहिए, पार का वैल्यू जो होती है, फेस वैल्यू जो है उतना ही अमाउंट जाएगा। तो 5 10 50,000, 50,000 ये हो जाएगा। और जो 10,000 का कंपनी को नुकसान हो रहा है, बेसिकली डिस्काउंट क्या होता है, नुकसान ही होता है, तो ये जो 10,000 का नुकसान है कंपनी फोरफीटेड शेयर्स से एडजस्ट करेगी। अब ये फोरफीटेड शेयर्स जरा सा याद करो, फोरफीटेड शेयर्स वो अकाउंट है जिसमें हमने एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स थे जिनके शेयर फोरफीट किए हैं उनसे जो अमाउंट हम रिसीव कर चुके थे, इस अकाउंट में हमने वो अमाउंट डाला था। तो हमारे पास जो फोरफीटेड शेयर्स थे, जो पहले के शेयर होल्डर्स थे, उनका कुछ अमाउंट हमारे पास रखा था, है ना, वो हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट था, हम उससे इधर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्काउंट से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी अमाउंट रखा हुआ है, इसलिए री इशू डिस्काउंट पर हो सकता है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कुछ अमाउंट फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट में रखा हुआ है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का, जिनके शेयर्स हमने क्या किया है, फोरफीट किए हैं। गॉट माय पॉइंट। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रीड द क्वेश्चन।
XNL Limited invited applications for issuing 1 lakh equity shares of 10 each at par. The amount was payable as follows: on application 3 per share, on allotment 4 per share, on first and final call 3 per share. The issue was oversubscribed by 3 times. Applications for 20% shares were rejected and the money was refunded. Allotment was made to the remaining applicants as follows: category 1 lakh shares को 80,000 अलॉट किए गए हैं, 80,000 को 20,000 अलॉट किए गए हैं। मीन्स जिन्होंने 80,000 के लिए अप्लाई किया था उनको कितने अलॉट किए हैं? 20,000। एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, जो एक्सेस एप्लीकेशन मतलब जो एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट है वो हमको अलॉटमेंट के साथ साथ फर्स्ट और फाइनल कॉल पर भी एडजस्ट करना है, ठीक है। All the calls were made and were duly received except the final call by a shareholder belonging to the category 1 who has applied for 320 shares. His shares were forfeited. The forfeited shares were reissued at 15 per shares, fully paid up. Pass necessary general entries for the above transaction in the book of Excel Limited and open calls in arrear and calls in advance account whenever required. अब बेटा ये क्वेश्चन जो है काफ़ी हैवी क्वेश्चन है, ये जो है इट कैरीज 8 मार्क और 6 मार्क वेटेज है, ठीक है इसका। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट भी है, फोरफीचर भी है, री इशू भी है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि सबसे पहले आपको क्या बनाना है? वर्किंग नोट बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट बनाएंगे। कितने शेयर्स इशू किए हैं कंपनी ने? 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं। हर एक शेयर की प्राइस कितनी है? 10 रुपीज़ पर शेयर है। इसको भी इन्होंने क्या किया है? अलॉट मतलब इंस्टॉलमेंट पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो 343 का इंस्टॉलमेंट है। 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 4 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड 3 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। और जो सब्सक्रिप्शन है वो 3 टाइम्स है, दैट इज 3 लाख का क्या हो गया है? सब्सक्रिप्शन हो गया है। जो एप्लीकेशंस आई हैं वो 3 लाख शेयर होल्डर्स की एप्लीकेशंस आ गई हैं, जिसमें से क्लियरली मेंशन है कि जो ओवर सब्सक्रिप्शन है वो 3 टाइम्स हो गया है, जिसमें से एप्लीकेशंस ऑफ 20% शेयर्स पर रिजेक्टेड, मतलब 20% जो शेयर्स है उनकी एप्लीकेशन को डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया गया है। तो 20% ऑफ 3 लाख, 3 लाख का 20% कितना हो जाएगा बेटा? 3 लाख का 20% आपका सीधा सीधा हो रहा है 60,000, ठीक है। तो 60,000 जो एप्लीकेशंस आई हैं उनको क्या कर दिया है? रिजेक्ट कर दिया। 60,000 शेयर होल्डर्स वो हैं जिनको कुछ भी अलॉटमेंट नहीं मिला है। बाकी की 2 कैटेगरी को प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट मिला है। जिन लोगों ने 1,60,000 के लिए अप्लाई किया था उनको 80,000 अलॉट किया गया है। 1,60,000 जिन्होंने अप्लाई किया था उनको कितना अलॉट किया है कंपनी ने? 80,000 अलॉट किया है। और जो सेकंड कैटेगरी है उसमें 80,000 अप्लाई किया है, 20,000 अलॉट किया है। 80,000 अप्लाई किया है और कितना? 20,000 अलॉट किया है, ठीक है। तो कैटेगरीज क्या है? ये ए कैटेगरी है, ये बी कैटेगरी है एंड दिस इज व्हाट? दिस इज सी कैटेगरी, ठीक है। ये 3 कैटेगरी हो गई। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमको समझने वाली हैं। क्या क्या है? अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। एक्सेस मनी जो है आपको कॉल्स एंड एडवांस और फाइनल कॉल पर जो है मतलब अलॉटमेंट कॉल पर और फाइनल कॉल पर एडजस्ट करना है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन एक शेयर होल्डर है जो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करता है। 320 शेयर्स जिसने अप्लाइड 320 शेयर्स के लिए किया था, ठीक है। उसका क्या करना है? फोरफीचर हो गया है, ठीक है। कैटेगरी ए का जो है फोरफीचर हुआ है, 320 शेयर्स अप्लाई किए थे, ठीक है। उसका क्या करना है? री इशू भी करना है। और री इशू बेटा प्रीमियम पर हो रहा है, 15 पर शेयर पर प्रीमियम पर इसको री इशू करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? जनरल एंट्रीज बेटा आपको पास करनी है, ठीक है। तो चलो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले जनरल एंट्री पास करेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे प्रो राटा कैटेगरी। फर्स्ट जो जनरल एंट्री है वो तो नॉर्मल हो जाएगी। सेकंड जनरल एंट्री पे बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि सेकंड एंट्री का एक्सेस अमाउंट जो है फर्स्ट कॉल पर भी एडजस्ट होगा और उसी के साथ आपका अलॉटमेंट पर भी एडजस्ट होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। चलो भाई अब फर्स्ट जनरल एंट्री क्या जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? कितने शेयर होल्डर्स ने अप्लाई किया था? 3 लाख। 3 × 3 दैट इज 9, ठीक है। क्या हो जाएगा?
3 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई थी और पर शेयर पर कितना अमाउंट किया था एप्लीकेशन पे 3, तो 3 3 9 लाख एप्लीकेशंस अमाउंट कितना आया, एप्लीकेशन मनी 9 लाख आया है। ठीक है, चलो अब इसको क्या करना है, अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री जो है वो ध्यान से सुनो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, कुछ शेयर होल्डर्स की रिजेक्ट हुई है, कुछ को शेयर कैपिटल में डालना है, कुछ को अलॉटमेंट पर और कुछ को फर्स्ट कॉल पर भी एडजस्ट करना है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9 लाख से तो हो ही जाएगा। ठीक है, इतना तो आ गया समझ में। अब शेयर के कैपिटल में भी जाएगा कुछ तो अमाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शेयर कैपिटल में बेटा कितना जाएगा, तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, जितना जाना चाहिए था। 1 लाख शेयर्स इशू किए थे, 3 रुपीज पर शेयर का अमाउंट था, तो 1 × 3 दैट इज 3 लाख आपका सीधा सीधा शेयर कैपिटल में जाएगा। कुछ रिजेक्ट हो जाएगा तो वो किससे रिजेक्ट होगा, टू बैंक अकाउंट से, एम आई राइट, टू शेयर अलॉटमेंट, कुछ शेयर अलॉटमेंट पर भी एडजस्ट होगा। ठीक है, अब क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में तो टू कॉल्स इन एडवांस भी होगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कॉल पर भी हमको एडजस्ट करना है, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, चलो अब ये पूरा एडजस्टमेंट होगा, बहुत ध्यान से समझना, वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक है, तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। अब सबसे पहले तो यहाँ पे वर्किंग नोट में मैं आपको प्रो राटा की पहले तो बैंक अकाउंट बता देती हूँ कितना रिजेक्ट होने वाला है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जो 60,000 शेयर्स है ये तो हमको प्रॉपर रिजेक्ट करना है, 60,000 × 3 ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बैंक से कितना जाएगा, बैंक का कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो 60,000 जो शेयर्स हैं × 3 ये तो जाएगा ही जाएगा, 1,80,000 तो बैंक से जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद अलॉटमेंट पर देख लेते हैं कि अलॉटमेंट पर कितना एडजस्टमेंट, कितना अमाउंट जाएगा, और फर्स्ट कॉल पर। ठीक है, फर्स्ट कॉल पर कितना अमाउंट जाने वाला है, इस तरीके से हम देख लेते हैं किधर कितना जाना है। 1 लाख जाना है, ये तो क्लियर हो गया। अब पहले अलॉटमेंट का देख लेते हैं, तो फर्स्ट कैटेगरी के लोगों का देख लेते हैं, कितने लोगों का, तो किसका देख लेते हैं, फर्स्ट कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी ए, क्लियरली हम पूरा वर्किंग नोट बनाएंगे, कैटेगरी ए। ठीक है, कैटेगरी ए का बेटा ध्यान से देखोगे आप तो कितने एक्सेस शेयर्स हैं, कैटेगरी ए सॉरी ये 1,60,000 के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, और उन्होंने कितना अलॉट किया, 80,000 अलॉट किया है। इसका मतलब है 80,000 जो शेयर्स हैं वो एक्सेस शेयर्स हैं, है ना, 80,000 × 3 एक्सेस अमाउंट है। ठीक है, तो 80,000 × 3, 80,000 × 3 कितना होता है, 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 एक्सेस अमाउंट है। अब अलॉटमेंट पर एक्चुअली कितना कॉल करना है ये देख लेते हैं। ये क्या है बेटा, ये एक्सेस अमाउंट है। ये क्या है, ये एक्सेस अमाउंट है जो हमको अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है, या हमको इसको किधर एडजस्ट करना है, ये हमको फर्स्ट कॉल पर। लेकिन हम ये देख लेते हैं कि इनको एक्चुअली ए कैटेगरी वाले लोगों को जो इन्होंने फर्स्ट अलॉटमेंट कॉल करेंगे उस पर कितना अमाउंट है, तो 80 × 4 कितना होता है। ठीक है, यहां देखो अलॉटमेंट पर कैटेगरी ए, अलॉटमेंट पर फर्स्ट कैटेगरी को कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना अलॉट किया है, 80,000 अलॉट किया है, 80,000 × 4 उनको अलॉटमेंट पर देना है। तो 80,000 × 4 दैट इज 3,20,000 हमको ए कैटेगरी के लोगों से पैसा बुलाना है, 3,20,000 बुलाना है, और हमारे पास 2,40,000 एक्सेस अमाउंट बचा है। तो चलो ये ए कैटेगरी का पूरा पैसा अलॉटमेंट पर चला जाएगा। ठीक है, चलो ए कैटेगरी हो गया। अब बी कैटेगरी देख लेते हैं। बी कैटेगरी के लोगों को 80,000 अप्लाई किया था, 20,000 अलॉट किया। इसका मतलब बी कैटेगरी का 60,000 शेयर्स हमारे पास रखा हुआ है, कैटेगरी बी। ठीक है, कैटेगरी बी का कितना है, 60,000 शेयर्स पर 3 रुपीज हमारे पास एक्सेस हैं, दैट इज 1,80,000 हमारे पास बी कैटेगरी के एक्सेस है। ठीक है, बी कैटेगरी के कितने एक्सेस है, 60 शेयर्स पर 3 रुपीज दैट इज 1,80,000 एक्सेस है। अब बी कैटेगरी का अलॉटमेंट पर कितना कॉल करना है, 20 × 4। ठीक है, अलॉटमेंट पर कितना कॉल करना है, अलॉटमेंट पर करना है 20,000 शेयर्स अलॉट किए × 4 दैट इज 80,000 ही सिर्फ इनका कहाँ जाएगा, 80,000 ही सिर्फ इनका अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा। इसका मतलब है 1,80,000 - 80,000 दैट इज एक्सेस कितना बचा हुआ है, अभी भी एक्सेस बचा हुआ है 1 लाख। अब ये जो 1 लाख है हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, फर्स्ट कॉल पर।
तो फर्स्ट कॉल पर, क्योंकि देखो ए कैटेगरी का तो एक्सेस कुछ बचा ही नहीं है, जितना अमाउंट है वो हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, वो हम अलॉटमेंट पर कर रहे हैं, और अलॉटमेंट पर इन्हें कुछ और भी हमको पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये वाले लोग हैं इनका हमारे पास 2,40,000 ही एक्सेस है, ज़्यादा अमाउंट हमारे पास इनका एक्सेस नहीं है, और इनको 3,20,000 हमको सबमिट करना है अलॉटमेंट पर, तो ये कुछ शेयर होल्डर्स कुछ हमको एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे ही। लेकिन बी कैटेगरी का अलॉटमेंट से भी ऊपर पैसा है, तो फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा मंगाना है, 20 × 3 60,000 मंगाना है, ठीक है। कैटेगरी बी, कैटेगरी बी का कितना पैसा मंगाना है, 20,000 × 3 दैट इज 60,000 ही हमको अमाउंट इनसे कॉल करना है। इसका मतलब है हमारे पास 1 लाख एक्सेस अमाउंट है इनका, जिसमें से 60,000 हम फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि 40,000 एक्सेस अमाउंट बचा हुआ है, जो कहाँ चला जाएगा, बैंक पे चला जाएगा। 40,000 हमें इनको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। 0,0,0,0 2,20,000 बैंक से जाएगा, 2,20,000 बैंक से जाएगा, ठीक है। और कॉल्स इन एडवांस में 60,000 ही हम सिर्फ रखेंगे, तो कॉल्स इन एडवांस में आपका 60,000 जाएगा। और अलॉटमेंट पर ध्यान रखो, कैटेगरी बी का 80,000 ही एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अलॉटमेंट का मैं यहाँ बता देती हूँ, अलॉटमेंट पर कितना पैसा जाएगा, ठीक है। ए कैटेगरी का अलॉटमेंट पर कितना जाएगा, ए कैटेगरी का अलॉटमेंट पर 2,40,000 जाएगा, और बी कैटेगरी के लोगों का कितना जाएगा, बी कैटेगरी के लोगों का 60,000 × 3 था, दैट इज 1,80,000 एक्सेस था, और अलॉटमेंट पर सिर्फ हमको कितना ट्रांसफर करना है, 80 ट्रांसफर करना है, तो 80 ट्रांसफर हो जाएगा। 3,20,000 आपका अलॉटमेंट पर जा रहा है। आ गया समझ में, कैलकुलेशन हमने पूरी कर ली। अलॉटमेंट पर 3,20,000, बैंक में 2,20,000, और आपका कॉल्स इन एडवांस में 60,000, ठीक है। तो लिख ले, बैंक में कितना जा रहा है, 2,20,000, बैंक में कितना जा रहा है, 2,20,000, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट पर कितना जाना है, शेयर अलॉटमेंट पर टोटल जाएगा 3,20,000, और कॉल्स इन एडवांस पर कितना जाएगा, कॉल्स इन एडवांस में 60 जाएगा। तो एक बार टोटल कर लो, टोटल करके देख लो क्या 9 लाख टोटल आ रहा है। $3 लाख प्लस 2,20,000 प्लस 3,20,000 प्लस 60,000, यस 9 लाख टोटल आया। समझ में क्या किया, काफ़ी कैलकुलेशंस हैं, तो बहुत ध्यान से करना है। एक्सेस अमाउंट, क्योंकि क्या हो रहा है, ए कैटेगरी का तो पूरा जो पैसा है वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो रहा है, लेकिन सिर्फ बी कैटेगरी का कॉल्स एंड एडवांस तक जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जनरल एंट्री क्या जाएगी। नेक्स्ट जनरल एंट्री आपकी जाएगी दैट इज शेयर अलॉटमेंट की, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट जाएगा, तो शेयर अलॉटमेंट पर 1 लाख × 4 दैट इज 4 लाख, ठीक है। 1 लाख × 4 दैट इज व्हाट, 4 लाख, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, अलॉटमेंट का एंट्री। अब एक बार ये बताओ एरियर किस पर है, एरियर किस कॉल पर है, एरियर एक बार हम देख लेते हैं, एरियर किस कॉल पर किया हुआ है। ऑल द कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल बाय शेयर होल्डर, मतलब फाइनल कॉल पर एरियर है, मतलब आपका जो है यहाँ पर अलॉटमेंट पर कोई एरियर नहीं है, ठीक है। कोई एरियर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं हम, फोर्थ जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो भाई हमको ना बी कैटेगरी के लोगों से कुछ पैसा लेना नहीं है, सब एडजस्ट हो चुका है,
देंगे सिर्फ ए कैटेगरी के लोग, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं कि शेयर अलॉटमेंट पर कितना, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट पर 4 लाख कॉल किया, 3,20,000 ऑलरेडी क्या हो चुका है, क्रेडिट हमने कर दिया है। डेबिट यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट को हमने किया है 4 लाख से 320 क्रेडिट हो चुका है। तो 4 लाख में से अगर 320 माइनस हो गया तो सिर्फ 80,000 ही अमाउंट आपको अलॉटमेंट पर मिलेगा। ये वो 80,000 अमाउंट है जो ए कैटेगरी के लोगों का कम पड़ गया था, है ना। ए कैटेगरी के लोगों का कम पड़ गया था। कैसे पड़ गया था बेटा, देखो एक बार और। बी कैटेगरी का तो सब कुछ सेटलमेंट हो गया था, कुछ नहीं करना था, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट था, कॉल्स एंड एडवांस पे भी इनका तो सेट हो गया और रिटर्न भी करना पड़ा। ए कैटेगरी में हमारे पास कितने पैसे रखे हुए थे, इनके 80,000 एक्सेस शेयर थे, 2 लाख कितना 40,000 एक्सेस था, और इनको देना कितना है 3,20,000, ठीक है। 2,40,000 एक्सेस था, 3,20,000 देना है, तो 80,000 ही बच रहा है ना, तो 80,000 हमको मिल गया। अलॉटमेंट की एंट्री खत्म। अब फिफ्थ आएगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना जाएगा, 1 लाख शेयर है और कितना कॉल किया है, कितना कॉल किया है फाइनल कॉल पर 3 रुपीज इंटू 3, कितना हो जाएगा 3 लाख, 3 लाख, ठीक है। अब रिसीविंग एंट्री बहुत ध्यान से बनानी है क्योंकि यहाँ पे एरियर है, ठीक है। रिसीविंग एंट्री क्या जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड एरियर कैलकुलेट करना पड़ेगा, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। अब ध्यान ये देना बेटा कि आपका जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है सिर्फ ये कौन मतलब ये किस कैटेगरी के लोगों को देना है, 80,000 इंटू 3 ही रिसीव होना चाहिए, दैट इज 2,40,000, ठीक है। देख लो एक बार, कॉल्स इन एडवांस में आपने कितना 60,000 यहाँ पे कर लिया था, ठीक है। 60,000 यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस में आपको मिल ही गया है, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, तो 60,000 माइनस होके होगा, तो 3 लाख माइनस 60,000 टू 2,40,000, 2,40,000 से क्रेडिट होना था, ठीक है। 2,40,000 ही ए कैटेगरी का 2,40,000 ही है, 80,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, 3 रुपीज उनको देना था, तो 80 इंटू 3 2,40,000 मैच हो रहा है, ठीक है। अब एरियर, ठीक है, क्योंकि आपको बैंक में कितना रिसीव होना है वो लिखना है और एरियर कितना है वो यहाँ पे मेनली आपको टोटल करना है, ठीक है। तो चलो एरियर टोटल कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एरियर। अब जो एरियर वाला केस है किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो जो शेयर होल्डर है कैटेगरी 1 को बिलोंग करता है, तो कैटेगरी 1 का रेशियो कितना है, कैटेगरी 1 का अप्लाइड और अलॉट का रेशियो देखो, अप्लाइड रेशियो अलॉट, ठीक है। अप्लाइड कितना किया है 1,60,000 80,000, तो 2:1 का मुझे यहाँ पे रेशियो दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जो शेयर होल्डर है उसने अप्लाइड दिया हुआ है, हु हैज अप्लाइड फॉर 320 शेयर्स, बेटा यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है अप्लाइड, जिसने कितने अप्लाइड किए हैं 320 शेयर्स अप्लाइड किए हैं। अलॉट कितने हैं वी डोंट नो, ठीक है, तो हमें अलॉट निकालने हैं। 320 इंटू 1, 320 इज इक्वल्स टू 2x, सो x इज इक्वल्स टू 160 आई गेस, 160, ठीक है। 160 उसको क्या किए गए हैं, अलॉट किए गए हैं, तो इसका मतलब है एक्सेस शेयर्स, एक्सेस शेयर्स क्या है, एक्सेस शेयर इसके होंगे कितने 320 माइनस 160 दैट इज व्हाट 160। लेकिन एक बात ध्यान देने की बात यह है कि जो हमारा शेयर होल्डर है, ठीक है, उसने क्या नहीं दिया, उसने फाइनल कॉल ही नहीं दिया, और जो एक कैटेगरी का पैसा था वो तो हमने पूरा अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लिया है, तो फाइनल कॉल पे कुछ एडजस्टमेंट की बात ही नहीं है। कुछ फाइनल कॉल पर एडजस्टमेंट की बात है क्या, आप ये बताओ। अभी आपने देखा यहाँ पे कि इन जो ये वाली जो कैटेगरी के शेयर होल्डर्स हैं
इनको तो इनफैक्ट कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पर देना पड़ा। बी कैटेगरी के लोगों का हमारे पास पूरा अमाउंट जमा था, सिर्फ ए कैटेगरी के लोगों का जो एक्सेस अमाउंट था वो तो हमने अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट कर दिया है। ए कैटेगरी का अमाउंट जो है आपका फर्स्ट कॉल तक आया ही नहीं, फर्स्ट कॉल तक नहीं आया, तो इसका मतलब है एक्चुअल एरियर कितने का है, एक्चुअल एरियर उसको जितना अप्लाई किया है, सॉरी उसको जितना अलॉट किया गया है उतना ही उसका एरियर है। एक्सेस शेयर आपको निकालना ही नहीं है, एक्सेस इसका अमाउंट कुछ हमारे पास सबमिटेड नहीं है। तो एक्चुअल जो एरियर है, एक्चुअल एरियर क्या रहेगा, 160 उसको अलॉट किए हैं और कितना अमाउंट कॉल किया था हमने फाइनल कॉल पर 3 पर शेयर, ठीक है। तो 160 इंटू 3 दैट इज 480 एरियर है। एक्चुअल एरियर कितना है बेटा, 480 एरियर है, ठीक है। तो 480 आपका सिर्फ एरियर है, ज़्यादा एरियर नहीं है, ठीक है। 2,40,000 माइनस 480, तो 22,39,520 इज द अमाउंट दैट यू हैव रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब इसका शेयर क्या करना है, फोरफीट करना है ना। अब इसका शेयर क्या करना है, फोरफीट करना है। तो चलो फोरफीट कर देते हैं और फिर इसका शेयर हमको री इशू भी करना है, ठीक है। तो फोरफीचर की एंट्री देख लो क्या जाएगी, कौन सी एंट्री जाएगी, अब जाएगी आपकी 7th एंट्री, ठीक है। फोरफीट किया है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फोरफीचर की एंट्री यही होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कहाँ एरियर किया है, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल पर एरियर किया है शेयर होल्डर ने, और कुछ अमाउंट हमको इसका रिसीव हो गया था जो हम कहाँ डालेंगे, टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट, ठीक है। शेयर फोरफीटेड अकाउंट में हम उसके रिसीव्ड अमाउंट डाल देंगे, है ना। कितना शेयर अप्लाई किया था, 160, तो 160 इंटू 10 हमने फोरफीट कर दिया है, तो 160 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1600, है ना। फर्स्ट कॉल पर कितना एरियर था बेटा, फर्स्ट कॉल पे एरियर आपका 480 का था, तो 480 का एरियर था। अमाउंट कितना रिसीव कर लिया है हमने शेयर होल्डर से, 1600 माइनस 480, तो 1120 अमाउंट वी हैव रिसीव्ड, ठीक है। कैसे इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो बेटा आप, कैसे कर सकते हो, 160 शेयर होल्डर 160 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, सॉरी अलॉट किया है, और 7 रुपीज़ ऑलरेडी सबमिटेड हैं, तो 160 को अलॉट किया है इंटू 7, तो 160 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 1120। तो हमारा जो अमाउंट है क्रॉस वेरीफाई हो रहा है। ये हो गई आपकी किसकी एंट्री, शेयर फोरफीचर की। कैसे किया बेटा, जो शेयर कैपिटल आपने मतलब जितने भी शेयर्स आप फोरफीट कर रहे हैं उसका फेस वैल्यू इशूड वैल्यू के साथ उसको फोरफीट करेंगे, शेयर कैपिटल डेबिट होगा, और एरियर जिस कॉल पर है, जिस कॉल पर एरियर है उसको क्लियरली लिखा जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये एरियर का अमाउंट हो जाएगा, और शेयर फोरफीटेड में क्या आ जाएगा, द अमाउंट दैट वी हैव रिसीव्ड। तो आपने कितने 160 शेयर्स पर 7 रुपीज़ आपको रिसीव हो चुके हैं, 3 रुपीज़ ही इस शेयर होल्डर ने आपको सबमिट नहीं किए हैं फाइनल कॉल। तो ये इसका एरियर हो गया, ये हो गया इसका क्या, आपका फोरफीट, ठीक है। फोरफीटेड में अमाउंट रिसीव चला जाएगा। अब अभी तक कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। जो शेयर फोरफीटेड शेयर्स थे इसको री इशू किया गया है किसी और शेयर होल्डर को, तो अब हमको क्या करना है, री इशू की एंट्री भी जाननी है। और ध्यान से अगर आप देखोगे तो जो री इशू किया गया है वो 15 पर शेयर पर किया गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर री इशू किस केस पर किया गया है, री इशू एट प्रीमियम, ठीक है। री इशू किस पर किया गया है, प्रीमियम पर री इशू किया गया है। तो हमको प्रीमियम वाली एंट्री यहाँ पे पास करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। प्रीमियम पर कर रहे हैं हम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। कितने शेयर्स री इशू किए हैं, 160 शेयर्स री इशू किए हैं, ठीक है। 160 शेयर्स पर 15 रुपीज़ कॉल किया है,
ठीक है। 160 शेयर्स पर 10 रुपीज़ क्या है शेयर कैपिटल में जाएगा और 160 पर 5 रुपीज़ सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा, ठीक है। तो 160 इंटू 15, तो 2400 आपको रीइशू पर अमाउंट मिला है। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 1600 शेयर कैपिटल में जाएगा, 160 इंटू 5 दैट इज 800 आपका क्या जाएगा, 800 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जाएगा, ठीक है। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि जो शेयर फोरफीटेड है ये क्या है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट है, ठीक है। ये क्या है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट है। ये आप कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो ये क्रेडिट किया है, यहाँ डेबिट कर दो। जो शेयर फोरफीटेड में आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, ठीक है, ये वो अमाउंट है जो शेयर होल्डर ने सबमिट कर दिया था लेकिन आपने उसको रिटर्न नहीं किया। आप इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में इस अमाउंट को आप ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। और अगर बेटा यहाँ पे एक केस और मैं आपको समझाती हूँ, 1120, ठीक है। ये तो बेटा यहाँ पे जो री इशू का केस है, री इशू प्रीमियम पे किया गया है क्योंकि इसकी फेस वैल्यू 10 थी, ठीक है। इसको फोरफीट जब किया गया था तो 10 रुपीज़ पर ही 160 शेयर्स उसने अप्लाई किए थे, 160 शेयर्स हमने उसको अलॉट किए थे। तो 160 शेयर्स जो उसको अलॉट किए थे वो 10 रुपीज़ पर शेयर पर अलॉट किया गया है, ठीक है। तो हमने इसको जो फोरफीचर किया है वो किस पर किया है, मतलब उसके फेस वैल्यू पर किया है। लेकिन जब हमने इसको री इशू किया तो 160 इंटू 15 री इशू पे अमाउंट गया है। लेकिन आपको ये समझ आ रहा है कि 160 का उसकी फेस वैल्यू 10 है तो शेयर कैपिटल में 10 जाएगा। जो 15 अमाउंट है, 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं जिसको बोलते हैं SPR सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा। अब यहीं पे एक केस बेटा अगर मैं ये बोलूँ कि चलो एक थोड़ा सा केस मैं इसको बदल देती हूँ, एक नई चीज़ आपको सिखाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये री इशू जब किया गया तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि जो री इशू किया वो 160 शेयर्स री इशू किए थे और 160 शेयर्स री इशू किए गए हैं 8 पर शेयर पर। कितने पर शेयर पर री इशू किया गया है, 8 पर शेयर पर। आ रहा है समझ में? ये क्या केस है, ये डिस्काउंट है। और 160 टू 15 जो अभी आपने पढ़ा वो क्या केस है, वो री इशू एट प्रीमियम का केस है, ठीक है। पार का होता तो कोई दिक्कत नहीं है, पार का भी बता दूंगी। अभी ये मैं आपको डिस्काउंट का केस बताती हूँ। इन केस 160 इंटू 8 और यहाँ पे लिखा होता अगर 8 पर शेयर, यहाँ पे लिखा होता 8 पर शेयर तो क्या जनरल एंट्री जानी थी, तो क्या जनरल एंट्री जानी थी वो भी एक बार आप देख लो, आपको यहाँ चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट जाता ही जाता, बैंक अकाउंट डेबिट जाता ही जाता, 160 इंटू 8 से बैंक अकाउंट डेबिट जाता, ठीक है। और टू शेयर कैपिटल बेटा आपका जिससे फेस वैल्यू से कम जाता ही नहीं है शेयर कैपिटल में, तो 160 इंटू 10 आपका क्या जाता है शेयर कैपिटल में। दैट मीन्स 1600 जो है शेयर कैपिटल में आपका ट्रांसफर होना था क्रेडिट में, और डेबिट क्या होता 160 इंटू 8 तो 1280, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिस्काउंट आया है, डिस्काउंट को आप यहाँ पे डिस्काउंट एंट्री नहीं डालेंगे, यहाँ पे आप उस चीज़ को एडजस्ट कर देंगे शेयर फोरफीटेड अकाउंट से। किससे, शेयर फोरफीटेड अकाउंट से, ठीक है। कितना अमाउंट बच रहा है, 1600 माइनस 320 ये जनरल एंट्री जाती अगर डिस्काउंट का केस होता तो, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि री इशू डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं, यू आर हैविंग अ ऑप्शन टू री इशू द शेयर्स एट डिस्काउंट, ठीक है। अब इस केस में जो नेक्स्ट जनरल एंट्री जाती है वो शेयर फोरफीटेड, आप देखोगे यहाँ पे आपने क्रेडिट किया और मैंने शेयर फोरफीटेड को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे जो शेयर फोरफीटेड टू कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर होता वो उस अमाउंट से कट हो जाता। शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, किस अमाउंट से कट हो जाता, मतलब आपका शेयर फोरफीटेड, आपका शेयर फोरफीचर में कितना बैलेंस है, आपका शेयर फोरफीचर में 1120 बैलेंस है, यहाँ पे आपने माइनस 320 करना था और 800 आपका सिर्फ शेयर फोरफीचर में बैलेंस बचता, वो आप यहाँ पे
एडजस्ट कर लेते। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शेयर फॉरफिटेड बेटा री इशू डिस्काउंट इसलिए तो करा रहे हैं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कुछ पैसा एक्सेस बचा होगा, एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट तो आपके पास एक्सेस बचा होगा, तो वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर लो और री इशू डिस्काउंट पे कर दो। तो री इशू की डिस्काउंट की एंट्री बेटा कुछ ऐसी जाएगी अगर इस शेयर को री इशू डिस्काउंट पे किया जाता तो। लेकिन यहाँ पे प्रीमियम पे किया गया है तो प्रीमियम की एंट्री ये है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल में किसी भी कीमत पर जो उसके अप्लाइड अलॉटेड शेयर्स हैं, जो शेयर होल्डर के अलॉटेड शेयर हैं या उतने शेयर फॉरफिट किए हैं, उसकी सिर्फ फेस वैल्यू ही शेयर कैपिटल में जाएगी, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, उतनी ही जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, और अगर प्रीमियम पे किया है तो वो प्रीमियम पे जाएगा, डिस्काउंट पे किया है तो डिस्काउंट नहीं लिखोगे यहाँ पे। डिस्काउंट ना लिख के क्या लिखोगे? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट लिखोगे। ठीक है, और उसी बैलेंस से, और शेयर फॉरफिटेड को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे विद मतलब उतना अमाउंट माइनस करके। ठीक है, और पार की एंट्री होगी तो पार की एंट्री सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पे 1600 आ जाता और शेयर कैपिटल 1600 आ जाता, SPR आता ही नहीं और शेयर फॉरफिटेड की एज इट इज एंट्री चली जाती। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपका एट पार का केस होता तो बैंक अकाउंट शेयर कैपिटल 1600 हो जाता, नथिंग, सिंपल। ठीक है, क्लियर है? तो री इशू हमने क्या क्या देख लिया? री इशू एट प्रीमियम, री इशू एट डिस्काउंट एंड री इशू एट पार। ठीक है, पार बहुत सिंपल है, प्रीमियम का मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया और इसको थोड़ा सा चेंज करके हमने इसकी डिस्काउंट की एंट्री भी यहाँ पे समझ ली। ठीक है, तो ये हो गए आपके री इशू के केस। और बेटा ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे प्रो राटा हो, जहाँ पे फॉरफीचर हो, जहाँ पे री इशू हो, सारा कुछ हो, वो क्वेश्चन हमेशा आता है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, ताकि आपकी इन टाइप के क्वेश्चंस पर कमांड बनी रहे। ठीक है, चलो, सो नाउ वी आर डन फॉर द डे। ठीक है, and important thing, please subscribe our YouTube channel, press bell icon also। ठीक है, you can follow Pradis Education on Facebook, Instagram, Twitter, ये हमारी वेबसाइट है। You can download our e-learning app as it is available on Google Play Store, Apple Store also, and this is the contact number, you can contact on this number anytime। Alright, चलिए, so we'll meet in next class।